हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। डेली करंट अफेयर शो सुबह 8 बजे। रेलवे की रीजनिंग सुबह 10 बजे। मैथ्स मैजिक सुबह 11 बजे। जनरल साइंस दोपहर 12 बजे। मंडे टू फ्राइडे बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी के साथ हूं। आरआरबी, एएलपी, ग्रुप डी और अन्य सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट जनरल साइंस की लाइव सेशंस लेकर। और ये जो हमारे सेशन होते हैं, हालांकि थोड़ा लेंदी होता है, मुझे पता है कि मैं थोड़ा सा डीपली जाके पढ़ाता हूं, पर आप यकीन रखिए कि ये सब आपको बार बार नहीं मिलेगा बच्चा, क्योंकि इस सब को पढ़ाने के लिए और डेली डेली उसी चीज को पढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा संयम और बहुत ज्यादा सब्र की जरूरत होती है। जितना सब्र टीचर करता है, जितना संयम टीचर रखता है, उससे ज्यादा स्टूडेंट, विद्यार्थी, छात्र और छात्राओं को संयम और सब्र रखने की आवश्यकता होती है। तो मेरा सुझाव आप सभी को रहेगा कि आप लोग जरा भी विचलित मत होना, जरा भी परेशान मत होना। जिस तरह से हम चल रहे हैं, जिस स्पीड से, वो मेरे अकॉर्डिंग सब कुछ ठीक है। और फिर से आज दो चीजें बता रहा हूं आपको, आपकी लाइफ में बहुत हेल्प करेंगी। इन दो चीजों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बात, निष्काम काम। निष्काम काम का मतलब होता है बिना फल की चिंता किए हुए अपने कर्म किए जाना। भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान जी ने आज से 5000 साल पहले साफ तौर पर लिख कर दिया है, और 5000 सालों से अलग अलग लेखक, अलग अलग मोटिवेटर आपको वही चीज बताते आ रहे हैं कि आप निष्काम भाव से काम कीजिए। आपके अंदर ये नहीं होना चाहिए इसका फल क्या मिलेगा। निश्चित ही एक दिन आप अपने आप को बहुत ही अच्छी जगह, ऊंचाइयों पर पाओगे, क्योंकि फल आपके हाथ में नहीं है। रिजल्ट क्या होगा, इट इज नॉट इन योर हैंड्स। आप सिर्फ अपना काम कर सकते हो, पहली बात। दूसरी बात, जो भी काम करो उसमें फेथ और बिलीफ, विश्वास रखो उसमें। बिना विश्वास के पत्थर भी पत्थर रह जाता है। विश्वास करते हो तो हम उसे भगवान बना लेते हैं। तो बिल्कुल ही सतत इसी तरह ये बात हमारे सामान्य दैनिक जीवन में लागू होती है। जो भी आप कर्म करते हो उसको साक्षात उसमें विश्वास रखो, बढ़ते चलो। आज इंपॉर्टेंट मेटल्स की बात करेंगे। सबसे पहला मेटल लगाने को कहूंगा सर से, क्योंकि अगर मैं बोर्ड पे लिखूंगा तो ज्यादा नहीं पढ़ पाएंगे, दिक्कत होगी, ठीक है। तो पहली स्लाइड में लगाने के लिए सर से बोलूंगा। तब तक आप ये बताइए, कल की सारी चीजें समझ में आई थी? कल की सारी चीजें, गुड, शाबाश। कल की सारी चीजें समझ में आई थी। मेटल्स, इंपॉर्टेंट मेटल्स पढ़ेंगे आज हम लोग। और ये जो चैप्टर है इंपॉर्टेंट मेटल्स वाला, बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा आप लोगों के लिए। बस आप लोग जरा भी परेशान मत होइएगा, और फिर देखिए आगे क्या क्या होता है। गुड। जीके से क्वेश्चंस आने के कुछ चांस हैं। देखो बेटा, अब की बार जो सिलेबस में है ना, इन लोगों ने बहुत ज्यादा मतलब इनविजिबिलिटी रखी है। कुछ भी ट्रांसपेरेंट नहीं है। कितने क्वेश्चंस आएंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे। करंट अफेयर लिख दिया, उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट भी दे दिए कि उनसे रिलेटेड करंट अफेयर आएंगे। अब हिस्ट्री से रिलेटेड क्या करंट अफेयर हो सकता है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड तो हो भी सकते हैं, पॉलिटी से रिलेटेड हो सकते हैं, तो बहुत ज्यादा मतलब। लेकिन पुराने प्रीवियस ईयर पेपर देखें तो उनमें आता था। तो मैं तो एक बात कहूंगा कि अगर आप कोई ट्विटर वगैरह यूज करते हो तो आप रेल मंत्री जी को ट्वीट कीजिए कि कम से कम स्कीम पता चल जाए, कितने मार्क्स का आएगा, कितने नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, कितनी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ये थोड़ा सा पता चल जाए। ये बहुत जरूरी है तैयारी के लिए। वेरी गुड, ओके, शाबाश। स्टार्ट कीजिए सर फर्स्ट। तो सबसे पहली स्लाइड आपके सामने आ रही है। मैं जल्दी जल्दी पढ़ते हुए बता दे रहा हूं, आप लोग थोड़ा सा इन चीजों को करिएगा, लिखते चलिएगा, और फिर इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, फिर सारा हो जाएगा। नंबर 1 है बेटा सोडियम। सोडियम, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 और मास नंबर होता है 23। सोडियम को नेट्रियम कहते हैं, और नेट्रियम के पहले दो अक्षर Na को हम सोडियम मान लेते हैं। एटॉमिक नंबर 11 होता है, मास नंबर 23 होता है। इसके ऊपर एक मैंने क्वेश्चन दिया है, तो समझिएगा। बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है, जिससे कि ये आपको फ्री स्टेट में नहीं मिलती, हमेशा संयुक्त अवस्था में मिलती है। ऊपर सर, हमेशा आपको क्या कैसी मिलती है, संयुक्त अवस्था में मिलती है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव
होती है। नेक्स्ट आ जाता है साथियों हमारा इसकी कौन कौन सी ओर्स होती हैं, कौन कौन सी ओर्स होती हैं। तो इसकी मैंने ओर्स आपको पहले भी लिखाई हुई हैं। जो इसकी ओर्स होती हैं वो हैं चिली सॉल्ट पीटर। एक तो इसकी ओर जो है वो कौन सी है, चिली सॉल्ट पीटर। फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, ये चिली और पेरू दो देश हैं साउथ अमेरिका नाम के कॉन्टिनेंट में, दक्षिण अमेरिका नाम के कॉन्टिनेंट में दो देश हैं चिली और पेरू, वहां पे बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, वहीं से इसका नाम पड़ गया है चिली सॉल्ट पीटर। तो NaNO3। फिर सॉल्यूशन ऑफ NaCl, नमक होता है ना बेटा, नमक को पानी में घोल देते हैं और ज्यादा नमक कम पानी, तो ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं ब्राइन, उससे भी पाई जाती है। सोडियम सल्फेट Na2SO4.10H2O, इसे ग्लोबर सॉल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों इसको, ग्लोबर सॉल्ट। तो ग्लोबर सॉल्ट से भी मिलती है, इसको लिख लेना आधी गे लाबर, ग्लोबर सॉल्ट। और बोरेक्स नाम के पदार्थ से भी ये मिलती है। बोरेक्स का फॉर्मूला हो जाता है Na2B4O7.10H2O। क्लियर है। क्वेश्चन आता है जो सोडियम का एक्सट्रैक्शन है, जो सोडियम का एक्सट्रैक्शन है वो कैसे होता है, सोडियम का एक्सट्रैक्शन कैसे होता है। तो सोडियम के एक्सट्रैक्शन को हिंदी में कहते हैं निष्कर्षण। मानो आपको NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड या आपको NaCl दिया हुआ है, आप उसमें से कैसे निकालोगे। तो दो प्रोसेस होते हैं इसका, एक होता है कास्टनर। अब इसको याद करने के लिए समझ जाओ, कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा होता है ना बेटा, तो वहीं से समझ जाओ कास्टनर प्रोसेस। इसमें जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है उसका विद्युत अपघटन कर देते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कर देते हैं। कैथोड एनोड बताया था ना मैंने, तो वही कर देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जब इसके अंदर से पास करते हैं तो हमें एक तरफ Na एक तरफ Cl मिल जाती है। तो हम इस तरह से NaCl नहीं मतलब NaOH में से सोडियम को अलग कर लेते हैं। दूसरा प्रोसेस होता है डाउन प्रोसेस। दूसरा प्रोसेस क्या होता है, डाउन्स प्रोसेस। तो डाउन्स प्रोसेस में क्या होता है बच्चा कि इसमें पिघला हुआ NaCl, नमक होता है ना, नमक जो पिघला हुआ NaCl होता है उसे ब्राइन कहते हैं, ब्राइन BRINE। तो उसका विद्युत अपघटन कर देते हैं, ब्राइन का अपघटन। तो याद रखिएगा कास्टनर में NaOH का अपघटन होता है और डाउन्स प्रोसेस में किसका अपघटन होता है बच्चा, डाउन्स प्रोसेस में होता है मोल्टन NaCl या ब्राइन का विद्युत अपघटन। नेक्स्ट आ जाती है इसकी कुछ खास प्रॉपर्टीज कि जो सोडियम होता है बच्चा वो बहुत ज्यादा हल्का होता है। आप लोग इसको पढ़िएगा, ये बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी, बस विश्वास बना के पढ़ते रहो चीजों को। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। लाइट होता है, लाइट मतलब हल्का होता है वजन में, और इसे आप चाकू से भी काट सकते हो क्योंकि बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, कल भी मैंने बताया था। और जब बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, हाईली रिएक्टिव होता है बच्चा, हाईली रिएक्टिव होता है, तो इसको केरोसिन ऑयल में रखते हैं। किस में रखते हैं इसको, मिट्टी के तेल में। मिट्टी के तेल में इसको क्यों रखा जाता है, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव होता है। ओके, और उसके बाद में इसके आ जाते हैं यूजेस। तो इसको रिड्यूसिंग एजेंट, आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन दान करते हैं उनको हम जो इलेक्ट्रॉन जिसने दान किया उस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन बोलते हैं। अब भाई इसने इलेक्ट्रॉन दान किया, सोडियम ने, मैंने इसको कई बार इलेक्ट्रॉन का दान करना आपको सिखाया है। तो भाई ये जब इलेक्ट्रॉन दान करेगा तो जाहिर सी बात है किसी को देगा। तो जब ये किसी और को इलेक्ट्रॉन लेने के लिए विवश कर देता है, तो ऐसी चीजें जो दूसरे को इलेक्ट्रॉन लेने के लिए विवश कर देती हैं, मतलब उसको कह देती हैं, मतलब उसको बना देती है कि भाई आपको इलेक्ट्रॉन लेना ही लेना है, तो उनको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट या अवकारक। क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट क्यों, क्योंकि जब इन्होंने उसे विवश कर दिया तो उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, जिससे कि वो रिड्यूस हो गया। सेकंड यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा के लिखो बच्चा, कि जो लिक्विड सोडियम होती है, सोडियम की लिक्विड फॉर्म जो होती है, जब हम इसको मेल्ट कर लेते हैं तो हम इसे न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं, जैसे हमारे नरोरा में हैं ककरापारा, कलपक्कम, रावत भाटा, जहां यहां पे यूरेनियम वगैरह से बिजली बनाई जाती है। तो जो हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर या नाभिकीय रिएक्टर होते हैं, उनको ठंडा करने के लिए, मेरी बात समझ लीजिएगा, तीन चीजें होती हैं। एक तो मॉडरेटर, मॉडरेटर का काम क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन को मंदा करता है, स्लो करता है इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, स्लो करता है। कौन कौन का इस्तेमाल करते हैं, ग्रेफाइट का भी करते हैं, हैवी वाटर का करते हैं, D2O। दूसरे होते हैं जो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करते हैं, न्यूट्रॉन को पकड़ लेते हैं,
बेरियम और बोरोन और कैडमियम की छड़, बोरोन और कैडमियम की छड़ होती है ना। और तीसरे होते हैं जो उसकी हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, जो उसके अंदर गर्मी उत्पन्न होती है, वो कौन सा होता है? लिक्विड सोडियम का भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है बच्चा। आगे इसमें आ जाता है जो सोडियम लैंप होते हैं, रोड पे सोडियम लैंप जो येलो येलो रोशनी देते हैं, पीली रोशनी देते हैं, उसमें सोडियम भाप के रूप में सोडियम वेपर का इस्तेमाल किया जाता है, ना लिक्विड ना सॉलिड, तीनों रूप में हम इसका कर सकते हैं। तो सोडियम लैंप में किस तरह से यूज होता है? ये एज आ भाप के रूप में। एक एंटी नॉकिंग एजेंट होते हैं बच्चा, एंटी नॉकिंग एजेंट, ये पेट्रोल में मिलाए जाते हैं। एंटी नॉकिंग एजेंट का काम क्या होता है कि ये पेट्रोल की जो वैल्यू होती है, उसका जो जलना वलना होता है, ऑक्सीडेशन होता है, उसको थोड़ा इंक्रीज कर देता है, मतलब पेट्रोल को और बेहतर बना देता है, इस तरह से समझ लो। तो एंटी नॉकिंग एजेंट होता था पहले टेट्रा इथाइल लेड, पेट्रोल में लेड मिलाया जाता था, TeL। हालांकि अब तो इसका यूज कम हो गया है, बंद कर दिया गया है, क्योंकि लेड से कैंसर होता है। शीशा रहित पेट्रोल भी देखा होगा आपने, लिखा हुआ पेट्रोल पंप पे लेड फ्री पेट्रोल। तो एंटी नॉकिंग एजेंट में भी बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता था। आगे इसकी बात की गई है, सोडियम के कुछ कंपाउंड बताए गए हैं आपको दोस्तों। जैसे सबसे पहले आ जाता है कास्टिक सोडा NaOH, जिसे सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। पेट्रोलियम की रिफाइनिंग में, पेट्रोलियम को साफ करने में, साबुन बनाने में, आर्टिफिशियल रेशम बनाने में, डाइज और पीएच रेगुलेशन। पीएच को अगर मानो पीएच ज्यादा अम्लीय हो रहा है, पीएच ज्यादा क्या हो रहा है? अम्लीय है, तो उसमें भी क्या आता है? इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अम्लीय में भी करने में इसका इस्तेमाल थोड़ा सा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों, क्योंकि अम्लीय हो जाता है तो उसमें आप इसको मिला देते हो तो थोड़ा सा सही रहता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट को सोडा ऐश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडा ऐश। और अगर इसके साथ 10 पानी चिपका देते हैं, देखो जब वॉशिंग सोडा के अंदर से आप पानी निकाल देते हो तो उसको बोला जाता है एनहाइड्रस सोडा। क्या बोला जाता है? एनहाइड्रस सोडा। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, दिल लगा के पढ़ लेना, इग्नोर मत करना इन चीजों को। तो अगर उसके अंदर से पानी निकाल देंगे तो क्या बोलेंगे उसको? सोडा एस। और अगर उसके अंदर 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मिला देंगे तो क्या बोला जाएगा? वो वॉशिंग सोडा, धोबन सोडा। और इसको परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, मैं किसी लेक्चर में जल्दी ही आपको पानी हार्डनेस, पानी सॉफ्ट कैसे होता है वो सब मैं आपको बताऊंगा, तो उस समय आप इसको अच्छे समझ लोगे। उसको दूर करने में पेपर, पेंट, वाटर ग्लास, कपड़ा उद्योग, टेक्सटाइल सब में इसका इस्तेमाल होता है। किसका? Na2CO3, सोडा ऐश का। फिर आ जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। बाबू पिछले वाले में और इसमें एक अंतर है, ध्यान से देखोगे। क्या अंतर है? इसमें बीच में हाइड्रोजन आ गई है, उसमें Na2CO3 था, इसमें NaHCO3 मीन्स इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा भी इसको बोला जाता है, कुकिंग सोडा भी बोला जाता है, खाने का सोडा, या कभी कभी इसको ब्रेड सोडा भी बोल देते हैं। फिर मैंने नीचे क्या लिख रखा है कि अगर आप बेकिंग सोडा में NaHCO3 में टार्ट्रिक एसिड मिला देते हो, क्या मिला देते हो? टार्ट्रिक एसिड, तो बेकिंग पाउडर बन जाता है बच्चा। क्या बन जाता है? बेकिंग पाउडर। और बेकिंग पाउडर किसके बनाने के काम आता है? केक, ब्रेड, क्योंकि जब उसको गर्म करते हैं तो उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जो निकलते हुए छोटे छोटे छेद कर देती है, जिससे केक ऊपर की तरफ उठ जाता है और वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है, फ्लफी हो जाता है। फिर आ जाता है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। बेटा जो हमारे घरों में ये लाल लाल सा, या जहां कंपनियों में हम काम करते हैं या रेलवे स्टेशन पे आपने देखा होगा, लाल रंग का जो सिलेंडर होता है, उस जो आग बुझाने के काम आता है, रखा रहता है ना अग्निशामक यंत्र, फायर एक्सटिंग्विशर। तो आग बुझाने वाले यंत्र में जो सोडा एसिड फायर होता है, मैंने इसको एक दिन बताया था आपको कि उसमें ये सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ऊपर एक बोतल होती है H2SO4 की, जैसे हम ढक्कन खोलते हैं वो बोतल इसमें गिर जाती है, और जब एसिड और ये सोडियम बाइकार्बोनेट मिलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस आग बुझाने के काम आती है। नेक्स्ट इसका एक कंपाउंड होता है जिसको बोलते हैं सोडियम थायोसल्फेट। थायोसल्फेट Na2SO3.9H2O,
5H2O बेटा, ये 5 है, Na2S2NA2H2O3.5H2O, इसको अच्छे से याद कर लेना, 5H2O। इसको हाइपो भी कहा जाता है, हाइपो। सोडियम थायोसल्फेट को क्या कहा जाता है? हाइपो। तो फोटोग्राफी में आपको पता है इसका इस्तेमाल किया जाता था सोडियम ब्रोमाइड का, सिल्वर ब्रोमाइड का, AgBr का। भाई जो सोडियम थायोसल्फेट है ये AgBr को रिमूव करने के काम आती है फोटोग्राफी में। क्या होता है फोटोग्राफी में आपको पता है? AgBr का इस्तेमाल किया जाता है सिल्वर ब्रोमाइड का। तो सिल्वर ब्रोमाइड के हटाने के लिए सोडियम थायोसल्फेट का इस्तेमाल किया जाता है, वो भी कौन सी? अनडिकम्पोज जो होती है, अनअपघटित को हटाने के लिए। साथ साथ ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन होती है, तो जो विरंजित कपड़े होते हैं उनमें से, ब्लीच्ड क्लोथ में से क्लोरीन हटाने का काम ये करता है थायोसल्फेट। ये हो गया। और अगर कोई साइनाइड खा लेता है, किसी को साइनाइड का जहर हो जाता है, तो उसमें भी एंटीडोट, साइनाइड का जहर खत्म करने के लिए, समझ रहे हैं, साइनाइड का जहर खत्म करने के लिए भी सोडियम थायोसल्फेट Na2S2O3.5H2O का इस्तेमाल किया जाता है, एंटीडोट इन साइनाइड। तो इसको ऐसे याद कर लेना। अच्छा, साइनाइड से मर जाता है तो थायोसल्फेट की मतलब सोडियम थायोसल्फेट, कुछ अजीब सा नाम लग रहा है। देन आ जाता है बोरेक्स, सुहागा भी बोलते हैं इसको। इसका फॉर्मूला होता है Na2B4O7.10H2O। बेटा ये केमिस्ट्री में फॉर्मूले याद करने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इनको आप बार बार प्रैक्टिस से ही कर सकते हैं। तो Na2B4O7.10H2O। तो गिलास, कांच बनाने के, साबुन बनाने के बोरेक्स का कांच आता है ना, कैंडल्स, मोमबत्ती में भी काम आता है, चमड़ा उद्योग, और वाटर सॉफ्टनिंग, जल को मृदु बनाने में, हार्ड वाटर से सॉफ्ट वाटर बनाने में। फिर एक नेक्स्ट होता है इसका कंपाउंड जिसको बोलते हैं कैलगन। Na3PO3 की होल पावर 6 या होल 6, समझ रहे हैं? Na3PO3 होल 6। तो टू रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर, पानी की हार्डनेस खत्म करने का भी काम कैलगन का ही होता है। तो बोरेक्स Na2B4O7.10H2O, गिलास, साबुन, मोमबत्ती, लेदर, वाटर सॉफ्ट ड्रिंक, जल को मृदु बनाने में एक कैलगन प्रोसेस होता है। Na3PO3 का होल 6, ये भी हार्डनेस ऑफ वाटर रिमूव करने के काम आता है। तो इनको एक बार थोड़ा थोड़ा, इतना मैं आराम से बता रहा हूं, ज्यादा टाइम नहीं ले रहा हूं, तो मतलब ज्यादा जल्दी नहीं कर रहा हूं, तो आप लिख सकते हैं थोड़ा सा, फिर क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ी थोड़ी चीजें क्लियर होंगी। फिर एक बार तो रिवीजन करना पड़ेगा बाबू, एग्जाम के लिए मेहनत करनी होती है, उससे जी मत चुराना। देन आ जाता है आपको फ्रीजिंग मिक्सचर। क्वेश्चन आता है ये फ्रीजिंग मिक्सचर क्या होता है? फ्रीजिंग मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर होता है जो 0 डिग्री से कम डिग्री टेम्परेचर होता है उसका, और वो उसको पिघलने से रोकने के लिए बनाया जाता है। आपको पता है पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे जम जाता है, उससे और कम ले जाने के लिए हम उसमें नमक मिला देते हैं। तो आपने बहुत सारों ने कुल्फी खाई होगी, तो कुल्फी जिस उसमें जमी रहती है उस बर्फ के साथ वो मिला रहता है ना NaCl। कभी कभी वो नमकीन कुल्फी भी लगती है, ऊपर से खाते हैं क्योंकि उसमें NaCl, नमक का पानी का कुछ बूंदे आ जाती हैं, तो उसमें नमक मिला रहता है, फ्रीजिंग मिक्सचर। एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो प्योर NaCl होता है, इसको अच्छे से लर्न कर लो, जो प्योर NaCl होता है, शुद्ध नमक, वो हाइग्रोस्कोपिक नहीं होता, मतलब वो पानी नहीं सोखता, नमी नहीं सोखता। आपने देखा होगा कभी नमक आपने खोल के रख दिया डिब्बे से बाहर, तो वो हो जाता है थोड़ा चिपचिपा, क्योंकि उसके अंदर पानी आ जाता है। तो याद रखिएगा जो प्योर NaCl होता है वो कभी भी पानी नहीं सोखता। पानी किसकी वजह से सोखता है? जब उसमें कुछ इंप्योरिटीज मिली होती हैं, जैसे MgCl2 और CaCl2। प्योर नमक पानी नहीं सोखता, नमी नहीं सोखता। पानी तो सोख लेगा, मतलब पानी में तो घुल जाएगा, लेकिन खुद से अपने अंदर नमी नहीं सोखेगा। अगर नमी सोखेगा, हाइग्रोस्कोपिक उसको कौन बनाती हैं? वो बनाती है MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड, और CaCl2। इन दोनों के होने से वो थोड़ा सा क्या हो जाता है? वो थोड़ा सा ठीक है, मतलब पानी सूखने लगता है। नेक्स्ट आ जाता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम भी एक धातु है, इसका एटॉमिक नंबर 12 होता है, मास नंबर 24, 12 दूनी 24। ये भी हाईली रिएक्टिव होता है, बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील।
तो ये भी फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता। इसकी इंपॉर्टेंट ओर्स होती हैं मैग्नीसाइट, भाई एटॉमिक नंबर 12 हो गया, मास नंबर 24 हो गया, ये भी फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता क्योंकि बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। क्योंकि आपको पता है कल का ना का मांगे, पहले पोटेशियम आता था, फिर सोडियम आता था, फिर कैल्शियम आता था, फिर मांगे का मैग्नीशियम, फिर आलू, जिंक, जेडन, फिर फेरस, इस तरह से। तो हाईली रिएक्टिव होता है। इंपॉर्टेंट ओर्स, ओर्स माने वो सब्सटेंस, वो पदार्थ जिनसे धातु प्राप्त होती है, क्योंकि ये किसी ना किसी और के साथ मिलकर रहता है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो एक होता है मैग्नीसाइट MgCO3, मैग्नीशियम कार्बोनेट को क्या कहा जाता है? मैग्नीसाइट। डोलोमाइट, डोलो, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट भी होता है इसमें और कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है, दो हो गए तो डोलो, दो उस तरह से याद कर लो। मैग्नीशियम कार्बोनेट भी है, कैल्शियम कार्बोनेट भी है, याद कर लोगे। डोलो मतलब दो हैं उसमें, एक मैग्नीशियम कार्बोनेट, एक कैल्शियम कार्बोनेट। अगला है इप्सोमाइट, इप्सम सॉल्ट भी बोलते हैं, इप्सोमाइट। इप्सो है मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4.7H2O, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4.7H2O। एक होता है कार्नेलाइट, चौथी इसकी जो ओर है वो क्या है? कार्नेलाइट। सबसे ज्यादा ये इसी से प्राप्त होती है, कार्नेलाइट से। तो इसमें 3 हो गई, देखो इसमें MgCl2 भी है, KCl भी है, पोटेशियम क्लोराइड भी है, साथ साथ पानी भी है। तो कार्नेलाइट, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, पोटेशियम क्लोराइड KCl और वाटर। तो ये 4 मैग्नीसाइट MgCO3, डोलोमाइट MgCO3.CaCO3 मतलब कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों, इप्सोमाइट MgCl2, KCl MgSO4.7H2O और चौथी कार्नेलाइट। सबसे ज्यादा ही कार्नेलाइट से प्राप्त होती है। एक इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, क्लोरोफिल में पाया जाता है। आपको पता है क्लोरोफिल कहां होती है? पेड़ पौधों के अंदर जो हरा कलर होता है वो किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। तो क्लोरोफिल का जो सेंटर एटम होता है बीच में, मध्य में, वो मैग्नीशियम होता है। मैग्नीशियम का काम होता है जो सूरज की रोशनी आती है, सनलाइट आती है, उसको पकड़ना और खाना बनाने में मदद करना। इसकी कुछ इसकी एलॉय हैं, मिश्र धातु हैं जिनमें मैग्नीशियम का इस्तेमाल किया जाता है। एक होता है मैग्नीलियम, क्या होता है बच्चा? एक मिश्र धातु इसकी है मैग्नीलियम। मैग्नीशियम होता है 2%, एल्यूमिनियम होता है 95%। हालांकि इसमें ज्यादातर एल्यूमिनियम होता है, लेकिन मैग्नीशियम भी होता है, तो हमने तब लिखा है। कॉपर और आयरन 2-3%, ठीक है, तो 2-3%। तो ये क्या हो जाता है? मैग्नीलियम। तो मैग्नीलियम एल्यूमिनियम का मियम हो जाएगा और मैग्नीशियम का मैग्नीशियम। एरोप्लेन में या एरोप्लेन की बॉडी और भी कई सारी चीजों में काम आता है, एरोप्लेन के पार्ट्स बनाने में। वेरी गुड। ऐसी तरह आएगा बेटा। नेक्स्ट आ जाता है ड्यूरेल्यूमिन। ड्यूरेल्यूमिन, इसमें भी एल्यूमिनियम होता है, कॉपर भी होती है, मैग्नीशियम होता है, मैंगनीज होता है, और ये एरोप्लेन, प्रेशर कुकर, इन सबको बनाने में काम आता है। तो ड्यूरेल्यूमिन, भाई ड्यूरेबल मतलब प्रेशर कुकर ज्यादा समय तक चले, तो वहां से याद कर लेना ड्यूरेल्यूमिन। इसमें भी एल्यूमिनियम 95, कॉपर 4 और मैग्नीशियम तो बहुत कम 0.5%। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एलॉय है वो है इलेक्ट्रॉन, ELEK, यहां पे C की जगह K दे रखा है। मैग्नीशियम 95% और जिंक 4 से 5% और कॉपर 0.5%। 3 होती हैं मैग्नीशियम बहुत ज्यादा, 95% लगभग मैग्नीशियम होता है। हवाई जहाज का ढांचा, स्ट्रक्चर ऑफ एरोप्लेन, कार वगैरह के, जहां पे बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत होती है वहां पे काम आता है। अब मैं इसे बोर्ड पे लिखता ना, मुझे पता है कुछ बच्चे कह रहे होंगे समझ नहीं आ रहा सर बोर्ड पे लिखो, तो बाबू इसमें बहुत समय लगता, फिर हमारे पास क्वेश्चन करने के लिए टाइम नहीं मिलता। तो मैग्नीलियम एरोप्लेन, इसमें मैग्नीशियम 2%, एल्यूमिनियम 95। ड्यूरेल्यूमिन में मैग्नीशियम की मात्रा और कम हो जाती है, प्रेशर कुकर। और इलेक्ट्रॉन हवाई जहाज का ढांचा, स्ट्रक्चर ऑफ एरोप्लेन। जो पाउडर होता है मैग्नीशियम का, जो पाउडर होता है वो फोटोग्राफी की फ्लैश बल्ब होता है। आप कभी किसी स्टूडियो में गए होंगे फोटो खिंचवाने, तो वो जो फ्लैश बल्ब लगाता है, उन फ्लैश बल्ब में मैग्नीशियम का पाउडर रहता है
और उसके अंदर नाइट्रोजन भरी रहती है। नाइट्रोजन का काम होता है, आपको मैंने बताया था कि सोडियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, ये सॉरी मैग्नीशियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है। तो उससे बचाने के लिए फ्लैश बल्ब में क्या भर दी जाती है, N2 नाइट्रोजन। तो फोटोग्राफी की फ्लैश बल्ब में और जो हमारा ये होते हैं मोबाइल कैमरे की फ्लैश लाइट, इनमें होती है जीनोन। ये तो खैर कैपेसिटर की तरह काम करते हैं जो हमने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था। नेक्स्ट आ जाता है, इसके कुछ कंपाउंड दे रखे हैं, MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है इसको। एक तरीके से एंटी एसिड यूज होती है, जब हमारे पेट में एसिडिटी बढ़ जाती है तो उसे हटाने का काम करती है, क्योंकि आपको पता है जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है MgOH2, ये क्षार बेस है, बेस मतलब पानी में घुल जाते हैं, बेस है, एसिड के साथ मिलके सॉल्ट बनाते हैं और साथ में क्या बनाते हैं, एसिड के साथ मिलके ये सॉल्ट बनाते हैं और पानी बनाते हैं। और इस तरह हमारे पेट में कभी एसिड बढ़ जाता है तो ये क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं, ये हटाने के काम आते हैं, इनको एंटी एसिड बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीसिया भी कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है MgSO4.7H2। MgSO4 जो है, इनको इप्सोमाइट, अगर पानी मिल जाए तो ये पानी के साथ पाए जाते हैं, तो इनको इप्सम सॉल्ट कहा जाता है, MgSO4.7H2O। अग्निरोधक कपड़े, फायर प्रूफ फैब्रिक, जिनमें आग नहीं लगती, सिरेमिक बनाने के, सीमेंट, मैच बॉक्स बनाने में भी काम आता है। देन होता है मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये तो पता ही है आपको, दंत मंजन में काम आता है। जो मैग्नीशियम कार्बोनेट होती है ये दंत मंजन में, ये जो ओर है मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये दंत मंजन, टूथपेस्ट और फेस पाउडर लगाते हो ना चेहरे पे, आपने देखा होगा कि किसी का गोरा चेहरा होता है और वो फेस पाउडर लगा ले, गोरा चेहरा होता है और वो फेस पाउडर लगा ले, तो उसका जो वो होता है वो और ज्यादा वो हो जाता है, ठीक है। फेस पाउडर लगा ले तो उसका, जैसे अभी मैंने कर दिया, ये मान लो फेस पाउडर लगा दिया तो ये गोरा गोरा हो गया, तो वो अजीब सा दिखता है। आपने उसमें देखे होंगे नाटक वगैरह में, नाटक वो टीवी वाले नहीं, कहीं पे रामलीला वगैरह होती है, वहां पे जो बहुत सारा चेहरे पे पाउडर लगा लेते हैं, तो वो वाले में भी MgCO3 का काम होता है। देन होता है सोरेल सीमेंट, एक सोरेल सीमेंट नाम की सब्सटेंस होता है, MgCl2.5MgO.NH2O। N का मतलब है यहां पे कुछ मॉलिक्यूल्स वाटर के होते हैं, वो जो यूज करोगे जिस प्रकार का, उसी यूज के जैसे मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं आप। सोरेल सीमेंट, तो ये दांतों के, दांत होते हैं ना, किसी के दांतों में गड्ढे हो जाते हैं तो वो कहते हैं मैंने दांत भरवाए हैं, मैंने मतलब डेंटल फिलिंग कराई है, तो दांतों को भरने में, दांतों को भरने में इसका काम होता है, डेंटल फिलिंग्स में। सोरेल सीमेंट MgCl2, क्वेश्चन है सर, सोरेल सीमेंट मतलब MgCl2.5MgO, ये किसके काम आता है, ये आता है दोस्तों डेंटल फिलिंग्स के काम। सर एक बार फर्स्ट वाली स्लाइड लगा दीजिएगा तो इनको याद रहेंगे कि कौन कौन से प्रोसेस थे। एक बार अभी क्वेश्चन लग रहे हैं सर, फर्स्ट क्वेश्चन जल्दी से लगा दीजिएगा क्योंकि फिर हम लोग डिस्कस कर पाएंगे। तो बेटा इन्हें अभी क्वेश्चंस को देखिएगा, मस्त क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस करोगे एक बार फिर से सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। थोड़ा परेशान मत होइएगा जरा भी, मुझे पता है तुम लोग बहुत जल्दी परेशान हो जाते हो। और देखो लाइक तुम लोग कर दिया करो, कल भी कुछ लोग कह रहे थे लाइक के चक्कर में पड़े रहते हो, तो मैं एक इसको समझा दे रहा हूं। मैथ में मान लो आपने एक टेस्ट दिया, ठीक है, आपने एक टेस्ट दिया, उस टेस्ट का नंबर आए, मान लो नंबर आ गए आपके 100/100, लेकिन उन नंबरों को आपके टीचर ने ये नहीं कहा शाबाश बेटा, टीचर ने आपको शाबाशी नहीं दी, नंबर आ गए, टीचर ने देखा आपके नंबर 100, बोले चला गया, सोचो आपको कैसा लगेगा, समझ रहे मेरी बात को। अगर वही टीचर आपकी पीठ थपथपा दे, आपके नंबर आते 75, 100 नहीं आते, लेकिन आपकी पीठ थपथपा देते तो आपका हौसला बढ़ जाता, आप अगली बार क्या करते, 100/100 लाने की कोशिश करते। तो मुझे बताओ कि ये पहला वाला केस आप चाहोगे अपने साथ या ये सेकंड वाला केस। याद रखना एक वर्ड होता है हौसला, हालांकि हौसला खुद में होता है, लेकिन जब हम एक टीम के साथ चलते हैं, कुछ साथियों को साथ लेकर चलते हैं, तो दिमाग में क्या आता है कि चलो साथ चलेंगे तो एक दूसरे के साथ से आगे बढ़ेंगे, तब ये बात आ जाती है लाइक और शेयर की। बाकी दूसरी कोई बात नहीं है, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है।
पहली बात तो ये हो जाती है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, एक लगा दीजिए सर बस पहले, फिर इनका डिस्कशन कर दूंगा मैं। एक लगा दीजिए फिर सर, टाइम नहीं होता प्लीज। ठीक है, तो इस तरह से ये जो बात है फर्स्ट और सेकंड की, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं, बाकी तो सारी की सारी चीजें ठीक है। दूसरी बात, अभी केमिस्ट्री के काफी टॉपिक रह गए हैं, तो हम लोग कर लेंगे, जरा भी घबराने की जरूरत नहीं है। बायो भी अच्छे से कर लेंगे। मैं क्या कह रहा हूं, आप लोग पेपर में जाओगे, कुछ तो देखो, अभी ऐसा तो है नहीं कि मैं आपको 1 से 2 घंटे में ही मैं आपको मतलब बहुत ज्यादा, लेकिन हाँ आप बिलीफ रखिए, तो आप लोग विश्वास रखोगे तो हो सकता है कि बहुत सारी चीजें हमें हेल्प करें। दूसरी बात, आप खुद से रिवीजन कर रहे हो, खुद से भी आप कुछ पढ़ रहे होगे, मतलब बेशक उसी चीज को बार बार रिवाइज तो कर रहे होगे, एमसीक्यू लगा रहे होगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस पिछले पेपरों में आए हैं या किसी और साइंस के पेपर में आए हैं, तो इस तरह की चीजें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। अब आप क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दे दीजिए। एन एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड एज एक्स, नीचे 11 ऊपर 23, इस तरीके का एक एलिमेंट है, आपको बताना है ये एक्स क्या है। ऐसा क्वेश्चन आएगा, आपको बताना है ये क्या है। शाबाश, बहुत अच्छे, शाबाश। क्या है बच्चा ये? गुड। नेक्स्ट सर, ये सोडियम है। ये क्या है? सोडियम, क्योंकि जो नीचे वाला होता है जिसे हम Na से दिखाते हैं, Na को ऐसे तो दिखाते थे, तो ये होता है एटॉमिक नंबर जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को बताता है। ये होता है मास नंबर, द्रव्यमान संख्या, जो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को बताती है। तो X का क्या हो जाएगा यहां पे? सोडियम। बाकी मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है ना एटॉमिक का, और उसका 24, फिर इधर कैल्शियम का हो जाता है 20 और 40 उसका मास नंबर। तो वहां से ये क्लियर हो गया, बिल्कुल सही, शाबाश। बफरिंग हो जाती है, कोई बात नहीं, हो गया ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 2 लगा दिया सर। क्वेश्चन नंबर 2, वेरी गुड। तो इसका आंसर क्या हो गया बेटा? क्वेश्चन नंबर 1 का सी। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो गया? सी। हाँ बेटा, मुझे पता है कुछ बच्चे, कुछ को कहने की जरूरत नहीं होती। पहले मैं उनको, दूसरों को देख के जो कम होते थे ना, उन्हें देख के मैं चिढ़ता था। क्यों? अब मुझे आप ही लोगों से प्यार है और उन्हीं के लिए सब कुछ होता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट बताइए, इन कास्टनर, कास्टिक सोडा, याद करो, सोडियम इज ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ। कास्टनर विधि में सोडियम को खाली स्थान के वैद्युत अपघटन से प्राप्त किया जाता है। जो कास्टनर प्रोसेस है उसमें इनमें से किसका इलेक्ट्रोलाइसिस होता है? बहुत अच्छे, चल रहा है ना, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, NaOH। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या हो जाएगा? बी। NaOH, इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस से हमें कास्टिक सोडा होता है ना, कास्टनर, वहीं से, तो कास्टनर विधि में NaOH का। बाकी पहली वाली NaCl की कोई और विधि होती है, तीसरी वाली को चिली सॉल्ट पीटर बोलते हैं, वो भी एक और होती है। गुड। नेक्स्ट, बहुत अच्छे। मैं भी डेली यही प्रार्थना करता हूं, इस बार अच्छे से सब कुछ मुझे भी स्वस्थ रखे, सबको भी स्वस्थ रखे, कैसे जल्दी से रेलवे और यूपी पुलिस खत्म करवा दे। थोड़ा सा मतलब एक डिफेंस वालों के लिए तो बहुत किया, आप लोगों के लिए करके फिर थोड़ा सा एक लेवल आ जाएगा, मतलब थोड़ा मन में बहुत ज्यादा संतुष्टि मिलेगी। इन डाउन प्रोसेस सोडियम इज ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ। डाउन प्रोसेस में सोडियम किसके इलेक्ट्रोलाइसिस से प्राप्त होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, सोडियम डाउन प्रोसेस में, तो बेटा ये होता है मोल्टन NaCl। किससे? बहुत अच्छे, आपने सही आंसर दिया है, मोल्टन NaCl, जिसे हम ब्राइन भी बोलते थे, याद है ना, ब्राइन।
तो ब्राइन की इलेक्ट्रोलाइसिस से ये हमें प्राप्त होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा बी, ब्राइन मॉल्टन द्रवित NaCl से। क्लियर है ना? बिल्कुल सही, बी भी पक्का। क्वेश्चन नंबर 4, इनकरेक्ट बताना है आपको। इनमें से एक इनकरेक्ट है, आपको बताना है। बहुत सही, इनमें से एक इनकरेक्ट है, बताओगे आप सोच के। बहुत अच्छे। CAPF वाले बाबू, मुझे पता है तुम लोग मुझ पे बहुत ज्यादा डिपेंड करे हुए हो। मैं उसका करता हूं यार, मैं कैसे समझाऊं तुम्हें, करता हूं। जल्दी बताइए कौन सा गलत है, इनकरेक्ट है। बिल्कुल सही, ग्लोबल सॉल्ट। ग्लोबल सॉल्ट में कितना पानी होता है? ग्लोबल सॉल्ट में कितना पानी होता है? 7 वाटर होते हैं ना शायद, तो इसमें बी वाला गलत है। या 10 वाटर होते हैं, शायद 10 वाटर होते हैं ग्लोबल सॉल्ट में ना। चिली सॉल्ट पीटर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का बी, ग्लोबल सॉल्ट। ये जो ग्लोबल सॉल्ट है गलत है, ग्लोबल सॉल्ट वाला। क्वेश्चन नंबर 4 का बी। बाकी बोरेक्स B4O7 बिल्कुल सही है। चिली सॉल्ट पीटर ये भी सही है, 10H2O होता है, बिल्कुल सही। Na2SO4 .10H2 होता है, जबकि मैंने यहां पे क्या लिख रखा है 2, तो ये वाला गलत है। ग्लोबल सॉल्ट वाला सही है, मतलब ग्लोबल सॉल्ट वाला गलत है। क्वेश्चन नंबर 5, न्यूक्लियर रिएक्टर के जो कूलेंट के रूप में किसका इस्तेमाल होता है? इट इज यूज्ड एज अ कूलेंट इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर, बहुत अच्छे। सॉलिड, लिक्विड या वेपर, भाप, बिल्कुल सही। किसका होता है बेटा? लिक्विड सोडियम। किसका होता है? लिक्विड सोडियम का। किसका होता है? द्रवित सोडियम या लिक्विड सोडियम का। द्रवित सोडियम या लिक्विड सोडियम का। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 6, शाबाश। बताया था ना, जो लिक्विड सोडियम होती है द्रवित, इसका इस्तेमाल किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में ठंडक के लिए, ठंडक पैदा करने के लिए, जिससे उसकी ऊष्मा को खींच सके। बाकी सॉलिड का और भाप का तो उसमें किया जाता है रोड में, रोड वाली जो बल्ब होते हैं। इनमें से बताना है कौन सा इनकरेक्टली मैच है। इनमें से एक आपको इनकरेक्टली मैच बताना है। सोडा ऐश, बेकिंग सोडा, कास्टिक सोडा या ब्राइन, इनमें से एक गलत है। फटाफट बताइए। ऐसे क्वेश्चन आएंगे केमिस्ट्री में से। केमिस्ट्री में आपको रेट ऑफ रिएक्शन नहीं पूछेगा। बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। कौन सा वाला गलत है? सोडा एस बिल्कुल सही है। Na2CO3, अगर ये खाली है तो सोडा एस, पानी मिल जाए तो वॉशिंग सोडा। याद है ना इसको, सोडा एस और साथ हो तो वॉशिंग सोडा। कास्टिक सोडा भी सही है, ब्राइन भी सही है। इसका क्या हो जाएगा? बी वाला। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या हो जाएगा? बी वाला, क्योंकि बेकिंग सोडा क्या होता है? NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 7, बहुत अच्छे। साइनाइड पॉइजनिंग में, जो साइनाइड की पॉइजनिंग होती है उसमें एंटीडोट या उसका जहर उतारने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 7, जहर उतारने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? Na2CO3 नहीं, NaOH नहीं, सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3.5H2O, सोडियम थायोसल्फेट। इसका नाम आएगा, फॉर्मूला ना आके इसके नाम आएंगे, क्योंकि फॉर्मूला याद करने में उसको पता होता है, जीव हो जाते हैं।
सोडियम थायोसल्फेट। फॉर्मूला भी आया तो आप आसानी से, छोटे छोटे तो याद है आपको कि यार ये चिली सॉल्ट पिटर होता है, हर एक से एक याद कर लिया करो। ये होता है सोडा एस, इसमें पानी मिला देते हैं तो वॉशिंग सोडा। ये होता है बेकिंग सोडा, इसमें टार्ट्रिक एसिड मिला देते हैं तो बेकिंग पाउडर बन जाता है। इस तरह से छोटी छोटी चीजों को याद कर लोगे, बड़े फॉर्मूले अपने आप आपको एलिमिनेशन में आ जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो गया, ए वाला। नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 8। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन किसका एलॉय है? इलेक्ट्रॉन किसका एलॉय है? जल्दी बताइए, इलेक्ट्रॉन किसका एलॉय है? बिल्कुल सही, किसका एलॉय है इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन में जिंक 4 से 5%, कॉपर 0.5% और बचा हुआ मैग्नीशियम 95%। हवाई जहाज वगैरह की बॉडी बहुत सख्त होता है, हल्का होता है इलेक्ट्रॉन। किसका एलॉय है? मैग्नीशियम का। तो आंसर क्या आ जाएगा, बी, मैग्नीशियम। बिल्कुल सही, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 9। आज तो जबरदस्त आंसर दे रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छे। आजकल आप लोग अपनी वो बताना भूल गए हैं, कितने मार्क्स आते हैं, तो कमेंट करके बताया कीजिए, इससे मुझे पता चलता रहे। बहुत अच्छे। मुक्त अवस्था में पाया जाता है। देखो क्वेश्चन मैंने बदल दिया, क्वेश्चन मैंने बदल दिया। बाकी सारे संयुक्त अवस्था कंबाइंड स्टेट में पाए जाते होंगे, बट वन ऑफ दीज यू कैन फाइंड इन फ्री स्टेट। कौन सा? बिल्कुल सही, क्वेश्चन नंबर 9 का। भाई कैल्शियम भी नहीं पाया जाता क्योंकि रिएक्टिव होता है। कहा ना क्या मांगे, तो ये चारों तो कभी पाए नहीं जाएंगे। ये भी इकलौता नहीं, ये भी इकलौता नहीं, ये भी इकलौता नहीं। तो आंसर क्या जाएगा इसमें, गोल्ड। गोल्ड, ऑप्शन नंबर डी। सोना, सोना फ्री स्टेट में होता है, नोबल एलिमेंट होता है। बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, बहुत अच्छे। इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स फॉर मेकिंग फूड। इनमें से एक पेड़ पौधों के लिए खाना बनाने के लिए अति महत्वपूर्ण है। कौन सा? देखो मैंने क्वेश्चन किस तरीके से घुमा के दिया है, इसमें आपको यहां पे फोटोसिंथेसिस भी दे सकता था, वो लिख देता इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। तो क्यों? क्योंकि जो मैग्नीशियम होता है ये किस में होता है, क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है दोस्तों, मैग्नीशियम। और क्लोरोफिल का काम क्या होता है, सनलाइट को पकड़ना। अब जब सनलाइट को कोई पकड़ेगा नहीं तो पेड़ पौधे अपना खाना कैसे बनाएंगे? आपको पता है ना, सनलाइट का जो काम होता है वो H2O को तोड़ के ऑक्सीजन देना होता है, और बाकी जो बचता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर खाना बनता है, फूड बनता है। तो फिर ऑक्सीजन कैसे निकलेगी? तो इसलिए खाना बनाने के लिए लाइट पकड़नी जरूरी है, और लाइट पकड़ने के लिए क्या होगा, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के अंदर क्या होता है, मैग्नीशियम। तो इनमें से मैग्नीशियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस लिए, कि खाना बना पाए। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो इसलिए लिखा सी, बिल्कुल सही। राइटिंग समझ नहीं आ रही, अजीब बात है, इतनी गलत भी नहीं है बेटा। अब तो 2 महीने 3 महीने से पढ़ रहे हो मेरे साथ, तब तो राइटिंग सीख जाओगे। मैं जब तुम्हें झेलना सीख गया, तुम मुझे कैसे नहीं झेलना सीख रहे? अरे बाबू मैं मैकेनिकल पढ़ा दूं तो मुझे मौका तो दो, पर मेरे मैकेनिकल बस की नहीं है यार। आदमी को उतना पता है, उतना तैराक बनना चाहिए जितना वो है। और वो ज्यादा तैराक बनता है ना तो किसी दिन डूब जाता है। तो ये सब बेटा मजाक की बात है, मैकेनिकल और भैया भगवान बचाए, सही है हम। हालांकि आपका बेस तैयार है, अब आपको मैकेनिकल समझ में आनी चाहिए। अब वो जो भी चीजें आपको स्ट्रेन स्ट्रेस और ये सब यूनिट सब बताएंगे, आप उनको क्वेश्चन कर सकते हो उसमें अच्छे। मतलब अब तैयार है बेस, अगर आप चाहोगे तो। वेरी गुड।
सॉलिड NaCl किसकी वजह से नमी को सोखता है? इनमें से सॉलिड NaCl किसकी वजह से नमी को सोखता है? बहुत सही, किसकी वजह से? MgCl2 CaCl2, बिल्कुल सही। किसकी वजह से सोखता है बच्चा? क्वेश्चन नंबर 11 है ना ये। हाँ, किसकी वजह से सोखता है बताइए फटाफट, क्योंकि वो तो प्योर होता है, वो तो सोख नहीं पाता। बिल्कुल सही, दोनों की वजह से, MgCl2 और CaCl2 दोनों की वजह से वो सोख लेता है। रिवीजन में रखिएगा, भूल जाओगे। रिवीजन डेली 15 मिनट करो, 15 मिनट कम से कम रिवीजन को दो, थोड़ा थोड़ा। बिल्कुल सही। लास्ट क्वेश्चन, नहीं लास्ट नहीं, एक और रखेंगे। आज तो हमने बहुत जल्दी कर दिया। मैं तो सोच के आया था 12 क्वेश्चन, पहले तो मैं 10 ही रख रहा था, फिर मैं बोला चलो 12 कर देता हूं। बहुत अच्छे क्वेश्चन देंगे अच्छा सा उसके बाद में। बताइए क्वेश्चन नंबर 12, सोरेल सीमेंट। सोरेल सीमेंट, ए वाला तो कुछ नहीं होता, क्लोराइड भी लिख दिया, कार्बोनेट भी रख दिया। बी वाला 2 MgCl2 CaCl2, और तो वो तो हो गया डोलोमाइट। बी वाला क्या हो गया? डोलोमाइट। बचा सोरेल सीमेंट, याद है ना? सोरेल, दांतों में गड्ढे हो जाते हैं उसको भरने के लिए। MgCl2.5H2O.X, N की जगह X कर दिया यहां पे, फर्क नहीं पड़ता। N या X का मतलब क्या है? कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आप रख रहे हो। तो आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। ये क्वेश्चन तगड़ा है, थोड़ा सा आता होगा तो या दिमाग लगाओगे। मैंने थोड़ी थोड़ी चीजें इसमें पढ़ाई हैं आपको। LPG, वाटर गैस, शाबाश। अब इसमें आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सारे के सारे आज के क्वेश्चन आए हुए हैं, ऐसे ही आते हैं, बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। मीथेन, इथेन, और भी आगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा एक बार सिलेबस कंप्लीट हो। हाइड्रोजन जो मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद में हाई लेवल जो तुम्हारे दिमाग को मांगेंगे थोड़ा सा, इसमें आपको लिस्ट बतानी है, ठीक है? थोड़ा सा वैसा क्वेश्चन दे दिया है। शाबाश। बताइए फटाफट, आंसर दीजिए इसका। दिख रहा है ना? गुड। कल बहुत हंसा था बेटा, आज तो कुछ भी नहीं हंसा। आज तो थोड़ा तबीयत वैसी हो रही है ना, समझ रहे हो, आजकल गर्मी पड़ रही है और खाना यहाँ का इतना बेकार है, तो चेहरे में भी आज रौनक नहीं है। तो आज मैं फेस पाउडर नहीं लगा के आया। अब बताओ फेस पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है? बताइए, शाबाश। इसका आंसर बताइए। बिल्कुल सही। देखो, आपको इनमें से मैंने वाटर गैस नाम की एक चीज बता रखी है, कि वाटर गैस नाम की मैंने एक चीज आपको बता रखी है। कौन सी? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर। याद है? कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का क्या बताया था? प्रोड्यूसर गैस। याद हो तो आपको एक का पता चल गया, डी का क्या है? 1। डी का 1। ये दोनों कैंसिल हो गए, सिर्फ कौन से ऑप्शन बच गए? ये दोनों। भाई डी का 4 कैंसिल। अब आगे बात करेंगे। बोले यार कि ये कोल गैस, कोयले, एक बार अब याद करो, मैंने आपको यह भी बताया था कि ये कोयले को ही जलाकर कुछ प्राप्त होती है, कोयले को ही हीट वीट करके जो ये होती है वाटर गैस। अच्छा, बोला यार वाटर गैस में तो चलो ये आ गया, अब क्या बच गई हमारी? कोल गैस। बोला कोयले में भी तो मीथेन या कार्बन मोनोऑक्साइड कुछ हो सकती है, क्योंकि भाई अगर हमें वाटर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड में मिली है तो कोयले से ही ये बनी है, तो कोयले के अंदर भी तो हो सकती है। तो कई दिमाग का लगा, तो बी का आंसर क्या हो गया? 4। बी का आंसर, अब दोनों में 4 है, फिर फंस गए हम, तो हमें तीसरा भी ढूंढना पड़ेगा। तो सीएनजी, सीएनजी से क्या होता है? सीएनजी से पॉल्यूशन नहीं होता,
सीएनजी से पॉल्यूशन नहीं होता, पॉल्यूशन तो एलपीजी से भी नहीं होता। तो सीएनजी का क्या आ गया, मीथेन और इथेन। कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, तो क्या आ गया, मीथेन इथेन। ए का क्या हो गया 3, तो ए का 3, ये वाला ऑप्शन सही हो गया आपका। और जो बचा एलपीजी, एलपीजी ब्यूटेन और प्रोपेन का मिक्सचर होती है, तो ये हो गया 4 वाला। तो इसका आंसर क्या हो गया, सी का हो गया 2, बी वाला 3 4 2 1। बेटा सीएनजी जो मिक्सचर होती है ना, सीएनजी गैस जो गाड़ियों में इस्तेमाल की जाती है, ये होती है मीथेन और इथेन का मिक्सचर। जो कोल गैस होती है वो मीथेन CH4, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर। जो वाटर गैस होती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। जो प्रोड्यूसर गैस होती है, मैंने पढ़ाया था, उसमें नाइट्रोजन होता है। और एलपीजी होती है ब्यूटेन और प्रोपेन का मिक्सचर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 4 2 1। ठीक है, इस तरह से आप अच्छे से समझ लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सी गैस किसका मिक्सचर है। इसमें प्रोड्यूसर गैस हो लिख लो और ये आपका 1 नंबर तैयार हो गया। अगर अलग अलग सेट आई, आज लिख के कह रहा हूं मैं इस बात को, देखो ये साइन कर दिए मैंने, ये आपको पेपर में मिलेगा किसी भी सेट में, ये गारंटी है। इसमें से 1 2 3 क्वेश्चन प्रोड्यूसर गैस CO प्लस N2, ये क्वेश्चन आपको सेट में मिलेंगे किसी ना किसी में। ठीक है, चलिए अब, और इसको याद करना ऐसे ही है क्योंकि नाइट्रोजन पेड़ पौधों में इस्तेमाल होती है, पेड़ पौधों को हम प्रोड्यूसर कहते हैं, तो वहां से याद कर लो। वाटर, वाटर में कुछ हाइड्रोजन जैसा होता है, तो हाइड्रोजन। मीथेन अच्छा निकलेगी, साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड भी, तो एक कोयले में हो सकता है। और जो अजीब से नाम लिखे, ब्यूटेन, प्रोपेन, बटर, बटर बनाते हैं ना एलपीजी गैस में, बटर, प्रोप, तो वहां से एलपीजी, और सीएनजी हो गई मीथेन और इथेन। ठीक है, चलिए आज के लिए इतने रखने देते हैं, नेक्स्ट क्लास है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और रात वाली क्लास में मिलते हैं मैराथन में। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट जिसको लगती है कर लीजिए, आगे कुछ क्वेश्चंस तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल होगी। और बेटा हमारी टेस्ट सीरीज का आज आखिरी दिन है, आप तुरंत से टेस्ट सीरीज ले लीजिए जिसने अभी तक नहीं ली है। थोड़ा सा आपको मतलब इतनी ज्यादा महंगी नहीं है जिससे आपका दिल पे आपका जहाज डूब जाएगा। मैं क्या कहता हूं कि जो चीज में ज्यादा खर्चा आता है तो जहाज डूब गया, तो इतना महंगा नहीं है कि आपका जहाज डूब जाएगा। मात्र जो अपना रेलवे का कॉम्बो है 299 रुपए में है, और एसएससी बैंक का अगर दोनों का मिला के लेंगे तो 999, बैंक का लेंगे तो 699, और एसएससी का अलग से कॉम्बो लोगे तो 699, और यूपी पुलिस 149, रेलवे वालों के लिए मात्र 299। और नंबर है 7877-300-400, इस पे आप कॉल कर सकते हो। और अगर व्हाट्सएप करना है तो हो जाएगा 7023333675। ठीक है, इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, इस पे कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा। ओके, अब बेटा टेस्ट भी इसमें काफी मिलेंगे आपको, बहुत सारे टेस्ट हैं इसमें। एक बार आप अपनी वेबसाइट या ऐप से आप जाके इसको देख सकते हैं, कॉल करके आप पूछ सकते हैं। रेलवे में 125 से ऊपर टेस्ट हैं, रेलवे में 125 से ऊपर टेस्ट हैं। ठीक है, ₹1 कम क्यों अच्छा सा लगता है ना, वो 299, 300 कहने में डायरेक्ट अजीब सा लगता है। 299 कहते हैं ना, 99 के फेर में पड़ गए, तो वाला चक्कर बन जाता है। ख्याल रखिएगा अपना, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।